पॉइंट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर टॉपिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ईएससी गेट एंड एवरी एग्जामिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पीपीटी के हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन होता क्या है। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, पूरे लेक्चर को आप लोगों को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बताऊं दूं आप लोगों को कि माई सेल्फ संजय कुमार पटले, आई हैव कंप्लीटेड माय बी एंड एमटेक एंड आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड एंड आई हैव qualified gate 5 times with all India ranks. Okay, now I am starting my topic, stress and strain classification. So simply I have discussing stress. What is stress? It is simply a ratio of resisting force to the cross sectional area of the material. देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ये मैंने अभी आप लोगों को सिंपल सी डेफिनेशन बताई। क्या है बेटा? इट इज द सिंपली अ रेशियो ऑफ, रेशियो है किसका? रेजिस्टिंग फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। देखिए ये सिलेंड्रिकल रॉड है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी। देखिए ये सिलेंड्रिकल रॉड है बेटा, ये है ना। सिलेंड्रिकल रॉड में ये लोड लगा है एफ, ठीक है। ये जैसी एफ लोड लगा है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए दोनों साइड बराबर लोड लगा है, इधर भी एफ लगा है, इधर भी एफ लगा है ना, दोनों साइड में एफ लगा हुआ है। ये दोनों बराबर लोड होना चाहिए, ठीक है। तब जाके क्या होगा? मटेरियल में टेंशन क्रिएट होगा, और या तो दोनों इनकमिंग होना चाहिए तो आउटगोइंग, आउटगोइंग होगा तो टेंशन क्रिएट होगा, और इनकमिंग होगा तो कंप्रेशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो मटेरियल है, क्रॉस सेक्शन का मटेरियल जो होगा, इस फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है? इस फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगा। जो बाहर से फोर्स लगा है उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही? क्या कहना चाह रहा हूं? एक मिनट है बेटा। हाँ चलिए। तो ये जो फोर्स है, एफ जो एक्सटर्नल फोर्स है, उसको ये मटेरियल जो है, ये वाला मटेरियल है ना, ये क्रॉस सेक्शन का मटेरियल, वो अपोज करने की कोशिश करेगा। तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा? रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ताकि इस एफ लोड को वो क्या कर सके? मटेरियल वियर कर सके, ठीक है। तो वियर करने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, मटेरियल को। तो इसीलिए बोला गया है कि रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को सिग्मा से दिखाते हैं, और सिंपल सा फार्मूला है एफ अपॉन ए। देखिए यदि मैं यहाँ पे इस तरह से एक बॉडी ले लूँ, ये मैंने बॉडी ले लिया। देखो ये क्यूब वाली बॉडी है ना, ध्यान दीजिएगा, ये क्यूबिकल बॉडी है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे मैंने लोड लगा दिया, इस ये वाले क्रॉस सेक्शन के ऊपर मैं यदि लोड लगा दूं, तो इसी क्रॉस सेक्शन का एरिया मुझे लेना है। जिस क्रॉस सेक्शन के ऊपर एरिया लगेगा, लोड लगेगा, उसी क्रॉस सेक्शन का एरिया मुझे लेना है। बात समझ में आ गई? हाँ। तो ये जो एरिया है वो एक्चुअल में क्या है? ये सिलेंड्रिकल है। ये पूरी रॉड कैसी है? सिलेंड्रिकल है। तो जब सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल में क्या होता है कि पूरा एरिया जो होगा इसका कैसा होगा? कैसा होगा बेटा? यूनिफॉर्म होगा, है ना। यहां से लेके आपका यहां से लेके यहां तक पूरा एरिया कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो इसलिए यहां का एरिया बोलो, चाहे यहां का एरिया बोलो, चाहे यहां का एरिया बोलो, सभी का कैसा होगा? सेम एरिया होगा। तो सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और एरिया की क्या होती है बेटा? मीटर स्क्वायर होती है। तो सिग्मा की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? फोर्स पर एरिया है, तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? यूनिट क्या हो जाएगी बोलो? यूनिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट जो होगी क्या होगी बच्चे? यूनिट जो होगी क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? पास्कल भी बोला जाता है। नोट कर ले, इसको आप पास्कल भी कहते हैं, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोला जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए बेटा, जब आप बॉडी को स्ट्रेच करते हैं या खींचते हैं, तो तब आपका जो स्ट्रेस होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस होता है ना। तो नोट कर ले इस पॉइंट को भी। जब आप बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो क्या होता है बेटा? ये वाला जो होगा ये टेंसाइल स्ट्रेस होगा। क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेस होगा। और यहाँ पे देखिए इस वाले डायग्राम में देखिए बेटा, एक कंप्रेसिव फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है। देखिए तो यहाँ पे बॉडी क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। ये क्या होगा आपका?
कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना। ठीक है, इसे नोट कर लेना, कंप्रेसिव स्ट्रेस लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा जहां पे बॉडी कंप्रेस होने की कोशिश करेगी या टेंस टू कंप्रेस, इन दैट केस प्रोड्यूसिंग स्ट्रेसेस आर कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। और जहां पे बॉडी आपकी एलोंगेट होने की कोशिश करे तो वो क्या हो जाएगा आपका टेंसाइल स्ट्रेस। बात समझ में आ गई? चलिए नोट करें इसे, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फार्मूले तो याद रहे। सिग्मा क्या होता है, इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जाता है बिकॉज कि नॉर्मली एक्ट करता है, मतलब कि जो एक क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन के ऊपर देखिए, एक क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, मैं पहले क्लीन कर दूं इसको। देखिए ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये आपका जो फोर्स लगा है, ये कैसा लगा है, पैरेलल लगा है ना। ऐसा है तो ये ऐसे लगा है, तो ये है ना, ये ऐसे लगा है तो पैरेलल लगा है, परपेंडिकुलर लगा है। कैसे लगा है, परपेंडिकुलर लगा है। बात समझ में आई? तो नॉर्मल परपेंडिकुलर को ही नॉर्मल बोला जाता है, प्लेन के ऊपर नॉर्मली एक्ट करना मतलब 90 डिग्री के साथ एक्ट करना, तो इसीलिए इसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोला जाएगा। ठीक है, पी एक्सियल फोर्स है, एक्सिस के अबाउट लगा है इसलिए एक्सियल फोर्स। ठीक है, और एक क्रॉस सेक्शनल एरिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए दूसरी स्लाइड पे आते हैं बेटा। एक मिनट, चलिए हाँ, टाइप ऑफ स्ट्रेसेस की बात करते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेसेस जनरली यूज इन प्रैक्टिस। तो क्या क्या है बेटा? नॉर्मल स्ट्रेस, मैंने बताया नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है कि जब आपके बॉडी के ऊपर क्रॉस सेक्शन के ऊपर या प्लेन के ऊपर, क्रॉस सेक्शन के ऊपर या प्लेन के ऊपर यदि आपका परपेंडिकुलर स्ट्रेस लग रहा है, कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है इस तरह से। ठीक है, ये मेरा क्रॉस सेक्शन हो गया, है ना, या फिर प्लेन हो गया। ठीक है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर लगा है, तो है ना, तो इस परपेंडिकुलर जब फोर्स आपके क्रॉस सेक्शन पे काम करेगा तो यहाँ इस मटेरियल में जो स्ट्रेस क्रिएट होगा वही क्या होगा, आपका नॉर्मल स्ट्रेस होगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ डेफिनेशन लिखी है, व्हेन फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर और नॉर्मल, परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी सरफेस के ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मली एक्ट कर रहा है ना फोर्स, तो एक्सर्टेड स्ट्रेस मतलब जो स्ट्रेस पैदा होता है इज द नॉर्मल स्ट्रेस, वही क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, है ना, दिख रहा है, क्लीन कर दो। देखिए यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इस प्लेन के ऊपर देखिए नॉर्मली एक्ट कर रहा है बेटा, ये नॉर्मली एक्ट कर रहा है। नॉर्मल ये है ना, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर, दिख नहीं रहा होगा एक्चुअली में, ये इस तरह से है। ठीक है, ये इस तरह से है, ये जो यहाँ पे है वो इस तरह से, इसके ऊपर है, इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, इस तरह से। बात समझ में आ गई? तो ये इस प्लेन के ऊपर ये क्या होगा, नॉर्मल हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना, ये ऐसा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये होता है आपका नॉर्मल। टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस बता दिया। जब आपका बॉडी एलोंगेट होने की कोशिश करे, जब आप फोर्स लगाते हैं तो करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेसेस होंगे वो क्या होंगे, टेंसाइल स्ट्रेसेस। और जब आपकी बॉडी टेंस टू डिक्रीज और टेंस टू कंप्रेस, इन दैट केस करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस आर कॉल्ड योर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, तो देखिए टेंसाइल स्ट्रेस में देखिए आपका स्ट्रेचिंग हो रही है ना, तो यहाँ पे इसमें क्या होगी बेटा, स्ट्रेचिंग लिख लीजिएगा, स्ट्रेचिंग होगी, मटेरियल में क्या होगी, स्ट्रेचिंग होगी। ठीक है, नोट कर लें। और कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगी बेटा, कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस में क्या होगा, कंप्रेशन होगा, है ना। नोट करें बेटा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करें। ठीक है, कंप्रेसिव फोर्स में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। ठीक है, चलिए नोट कर ले इसे, एक मिनट, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन होगा। चलिए यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक मिनट, हाँ, तो देखिए शियर स्ट्रेस की बात करते हैं कि व्हाट इज मीन ऑफ शियर स्ट्रेस। आप लोग स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट से भी आप कर सकते हैं। तो शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ शियर स्ट्रेस। तो देखिए शियर स्ट्रेस क्या होता है, इससे आपके बॉडी में शेयरिंग आती है। ठीक है, शेयरिंग मतलब कि मटेरियल फेल होने की कोशिश करता है, एक दूसरे
को जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मटेरियल के जो अभी पकड़ के ये छोड़ देते हैं एक दूसरे को। बात समझ में आ गई शेयर स्ट्रेस की वजह से। तो शेयर स्ट्रेस होता क्या है, देखिए यहाँ समझने की कोशिश करें। जब आप यहाँ पे देखिए फर्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग, देखिए इसमें देखिए जब आप ये टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, टेंसाइल फोर्स लगाने के साथ यहाँ पे क्या आ गया, क्रैकिंग आ गई, ब्रेक्स आ गया ना, मतलब यहाँ पे क्या होगी, शेयरिंग होगी लोड की। बात समझ में आ गई। इस ये जो लोड लगा था, पी लोड लगा है, ये क्या हो गया इसमें, ये जो प्लेन है, देखो ये प्लेन, ये किसी प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलर कटे हैं यहाँ पे, है ना, ब्रेक हुआ है, बॉडी ब्रेक हुई है, ये ब्रेक देखो ब्रेक हुई है, किसी प्लेन के साथ में ब्रेक हुई है, तो ये प्लेन के ऊपर क्या हुआ है, स्ट्रेस जो हुआ है वो डेवलप हुआ है, तो उस स्ट्रेस को क्या कहेंगे हम लोग, शियर स्ट्रेस। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, शियर स्ट्रेस कहेंगे। देखिए अब दूसरी बॉडी में देखते हैं, इस बॉडी में देखिए, है ना, कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिए कंप्रेशन हुआ है, तो देखिए यहाँ पे मटेरियल जो है, ये प्लेन, देखिए प्लेन कुछ ऐसा प्लेन है ना, इन प्लेन के साथ में क्या हो गया, ब्रेक हो गया, है ना, मटेरियल फेल हो गया है, तो यहाँ पे भी शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ। शियर स्ट्रेस कहाँ डेवलप होगा, देखिए जैसे कि ये बॉडी थी, देखिए ये बॉडी थी आपकी, ये बॉडी ऐसी थी, ठीक है, तो मैंने इसको प्रेस किया तो ऐसे टूट गई, तो ये प्लेन पे आपका क्या होगा, शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, है ना, और ये जो फोर्स होगा वो इस प्लेन के पैरेलल होगा। देखिए ऐसी थी, मैंने ऐसे प्रेस किया, है ना, प्रेस किया, कंप्रेस किया तो टूट गई, ठीक है। टूटने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट होता है, इस प्लेन पे स्ट्रेस क्रिएट होता है, और वो कैसा होता है बेटा, इस सरफेस के, इस प्लेन के पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये जो पैरेलल फोर्स होता है पैरेलल फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब उसी प्लेन का एरिया जो होगा वही क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखिएगा, ये जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स लगा है यहाँ पे, देखिए ये एफ जो लगा है, वो ये फोर्स जो लगा है वो कैसा है, इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन के ऊपर कैसा है, पैरेलल है या नहीं है, देखिए इस तरह से पैरेलल है, ठीक है, ऐसे सीधे सीधे ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, ठीक है। बात समझ में आ रही, तो पैरेलल फोर्स हो गया, और इस प्लेन के ऊपर लगा है, इसी प्लेन के ऊपर लगा है, ठीक है, इसी प्लेन के ऊपर लगा है, इसी प्लेन के ऊपर लगा है, इसी प्लेन के ऊपर लगा है, तो इसका एरिया ए, ये हो गया सरफेस एरिया, और ये पैरेलल फोर्स लगा, तो पैरेलल फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज क्रिएटेड व्हेन अ टेंजेंशियल फोर्स, पैरेलल फोर्स या टेंजेंशियल फोर्स, अंडरस्टैंड, पैरेलल फोर्स बोलो चाहे टेंजेंशियल फोर्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं, टेंजेंशियल फोर्स और पैरेलल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सरफेस, ठीक है। तो इट इज द रेशियो ऑफ सिंपल पैरेलल फोर्स टू द सरफेस एरिया, इतना भी आप लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब आ जाते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, देखिए जब आपके, देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिएगा, पहले मैं समझा दूं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए ये बीम है बेटा, है ना, दिस इज योर बीम, ये आपकी बीम है, इस बीम के ऊपर देखिए ये लोड लगे हैं, ये लोड लगा है, लोड लगने के बाद ये क्या होगी, इस तरह से बेंड हो गई, बेंड हो गई। तो जब बेंड हो जाए तो इसके बॉटम में और इसके टॉप में, इस बीम के बॉटम में और टॉप में क्या होगा, क्या होगा, बॉटम में और टॉप में आपके स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। क्या होंगे बच्चे, क्या होंगे, स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, है ना, इस बॉटम में और इस टॉप में, इस टॉप फाइबर में स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो इन स्ट्रेसेस को ही बोला जाता है बेंडिंग स्ट्रेसेस। बात समझ में आ गई। तो व्हेन लेटरल लोड एक्टिंग ऑन बीम, ये लेटरल लोड्स होते हैं ना, है ना, ये जो होते हैं ये क्या है, ये लेटरल लोड्स है, ये बीम के ऊपर जो काम करते हैं, ये बीम है, ऐसे जो लोड्स लगते हैं इस बीम के ऊपर, इनको लेटरल लोड्स बोला जाता है, ठीक है। व्हेन लेटरल लोड्स एक्टिंग ऑन बीम गोज टू डिफॉर्म, ठीक है, मतलब कि डिफॉर्म होगी, ठीक है। तो उस केस में जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे तो उन स्ट्रेसेस को ही क्या बोला जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन है, बेंडिंग स्ट्रेस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। कैसा होता है, नॉर्मल स्ट्रेस, दैट an object encounters when it is subjected to large load at a particular point that causes the object to bend। मतलब कि जहां पे भी यदि आप लोड लगाते हैं, ठीक है, किसी भी मेंबर के ऊपर, किसी भी कंपोनेंट के ऊपर यदि आप लोड लगा रहे हैं, हेवी लोड लगा रहे हैं, तो वो यदि आपके मेंबर को बेंड कराने की कोशिश करेगा तो करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, है ना, करस्पॉन्डिंग डेवलप्ड स्ट्रेसेस आर कॉल्ड
बेंडिंग स्ट्रेस है ना। व्हेन यू अप्लाइंग हैवी लोड ऑन एनी मेंबर एंड मेंबर गोज टू बेंड, ओके, इन दैट केस प्रोड्यूसेस स्ट्रेसेस आर कॉल्ड योर बेंडिंग स्ट्रेस। बात समझ में आ गई। देखिए इस सेकंड वाले डायग्राम में भी देखिए यहाँ पे भी इस तरह से बेंड हो रहा है, इस तरह से बेंड हो रहा है, यहाँ पे ये लोड लगा हेवी लोड, तो यहाँ पे भी जो बेंड हो, ये बेंड हो गया मेंबर, बेंड हो गया मतलब इसमें क्या होगी, जो भी स्ट्रेसेस होगी वो कौन सी स्ट्रेस होगी, बेंडिंग स्ट्रेसेस होगी। बात समझ में आ गई। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है ना। दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम, दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम। अरे कहाँ गया, हाँ, दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड बीम एंड दिस इज योर कैंटिलीवर बीम। अंडरस्टैंड। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस होता क्या है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस कुछ नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेस को इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोला जाता है। जनरली नॉर्मल स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एक्चुअल एरिया। जो भी फोर्स होगा और जो एक्चुअल एरिया होता है, एक्चुअल नहीं, नॉर्म योर ओरिजिनल एरिया, ठीक है, एक्चुअल डिफरेंट होता है, नॉर्मल योर ओरिजिनल एरिया, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल एरिया इज कॉल्ड इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ठीक है, यही होता है। मतलब कि आपने टेस्ट अभी परफॉर्म नहीं किया है, टेस्ट परफॉर्म करने के पहले आपने क्रॉस सेक्शन एरिया का मेजरमेंट कर लिया, कितना लोड लगाने वाले हैं वो आपको पता है, उन दोनों का आपने क्या किया, रेशियो लिया, तो वही हो जाता है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है कि क्या है बच्चे, डेफिनेशन देखिए, ट्रू स्ट्रेस इज द अप्लाइड लोड डिवाइडेड बाय द एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल। देखिए ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, इसमें एक्चुअल एरिया होता है, ठीक है। टेस्ट परफॉर्म करने के बाद या लोड लगाने के बाद आपके क्रॉस सेक्शन में मटेरियल के चेंज आएगा, तो उस जो भी चेंज हुआ है स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन में, उसके एरिया में, तो उस एरिया को आपको लेना है, तो तब क्या होगा, आपका ट्रू स्ट्रेस होगा। और इंजीनियरिंग स्ट्रेस में क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे दिया है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है, इट इज द अप्लाइड लोड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल, आल्सो नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेस। इसे नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या बोला जाता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस को क्या क्या बोला जाता है बच्चे, क्या क्या बोला जाता है, नॉमिनल स्ट्रेस या फिर कन्वेंशनल स्ट्रेस बोला जाता है। देखिए बोला जाता है ये, हाँ ठीक है, किसको, इंजीनियरिंग स्ट्रेस को। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस का यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है और आपका ट्रू स्ट्रेस का भी फार्मूला लिखा है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस को नॉर्मल भी बोलेंगे और कन्वेंशनल भी बोलेंगे। तो फोर्स अपॉन पर यूनिट ओरिजिनल एरिया, फोर्स अपॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन योर एक्चुअल एरिया, इट इज कॉल्ड। देखिए लोड लगाने के पहले मेंबर ऐसे था, पहले है ना, लोड नहीं लगाया, सिर्फ हमें लोड कितना लगाना है ये पता है, लेकिन बाद में लोड लगा दिए तो मेंबर कैसा हो गया, थोड़ा सा पतला हो गया, क्योंकि खींचा गया, स्ट्रेच हो गया। स्ट्रेच होने के बाद इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कम हो जाएगा तो स्ट्रेस की वैल्यू इस मेंबर में बढ़ जाएगी और इस मेंबर में रिड्यूस हो जाएगी। बात समझ में आ गई। क्यों, क्योंकि एरिया जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। जो स्ट्रेस है एरिया के कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए यहाँ पे है सिग्मा इज इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन ए, तो ए की वैल्यू बढ़ेगी तो सिग्मा कम होगा, और सिग्मा की बढ़ेगी, एफ की बढ़ेगी तो सिग्मा बढ़ेगा, और ए बढ़ेगा तो सिग्मा घट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते बेटा, चलिए इसके आगे देखते हैं। चलो आ जाओ भैया, एक्सियल स्ट्रेसेस क्या होते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सियल स्ट्रेसेस। देखिए ये प्लेन पे होते हैं, देखिए ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है इसका, तो इसके एक्सिस, एक एक्सिस ऐसा होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक एक्सिस ऐसा होगा और एक एक्सिस ऐसा होगा, ठीक है। तो इसके अबाउट और इसके अबाउट, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट मतलब कि ये या तो ऐसे लगा हो, ऐसे मतलब ये साइड में लगा होगा ऐसे, या तो ऐसे लगे हो, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे हो जाएंगे, मतलब ये ऐसा लगा हो या तो ऐसे लगा हो, ठीक है। मतलब ये ऐसे लगे हो, ऐसे लगे हो या फिर ऐसे लगे हो, ठीक है। तो ये होते हैं एक्सियल स्ट्रेसेस, ठीक है, जो एक्सिस से पास हो, प्लेन के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से, मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया ना, एक्स एक्सिस
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पैरेलल फोर्सेस होते हैं, है ना, एक्ट करते हैं, और वो जो फोर्स होगा और जो भी ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये यहाँ पे टॉप का है ना, टॉप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, तो जब आपके स्ट्रेसेस कैसे हो, एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल हो और सिमेट्रिक हो, है ना, उसी के अलोंग हो। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है, प्लेन के, तो आपके जो स्ट्रेसेस होंगे वो क्या होंगे, एक्सियल स्ट्रेस। तो यहाँ पे लिखे व्हेन लोड एक्ट्स एक्सियली एंड सेंट्रली, एक्सियली एंड सेंट्रली, देखिए एक्सियली तो है लेकिन सेंटर पे भी लगना होगा, मतलब कि एक्सियली भी हो, कह दीजिए एक्सियली भी हो और सेंटर से, है ना, सेंटर से जाएगा सीधे एक्सियली। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे आप, एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, तो एन इंड्यूस्ड स्ट्रेस इज कॉल्ड योर एक्सियल स्ट्रेस। नॉर्मल कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस आर जनरली एक्सियल स्ट्रेस। देखिए, नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस ये क्या होते हैं बेटा, आपके एक्सियल स्ट्रेस ही होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नोट करें इसे। क्या बोला है इसमें, क्या बोला है, ध्यान दो, क्या बोला है, नॉर्मल जो कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं वो एक्सियल स्ट्रेसेस ही होते हैं जनरली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये इस डायग्राम में देख रहे हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, लेकिन ये जो लोड लगा है ये थोड़ा सा सेंटर से इधर लगा है। ठीक है, ऐसे केसेस को बोला जाता है इसेंट्रिक लोडिंग, है ना। तो देखिए ये जो केस है ये किसका, इसेंट्रिक लोडेड मेंबर है, तो इसमें बेंडिंग और आपका डायरेक्ट स्ट्रेस दोनों आते हैं ना, तो इसमें बेंडिंग और स्ट्रेस दोनों आएगा, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा जब भी इसेंट्रिक लोडिंग का केस होता है। देखिए मतलब कि सेंटर पे नहीं होगा, प्लेन के सेंटर पे नहीं होगा, कहीं पे भी होगा एट साइड में, है ना, सेंटर पे नहीं होगा, प्लेन के सेंटर पे जब आपका लोड नहीं लगा होता है तो उसको आप क्या कहते हैं, इसेंट्रिक लोड कहते हैं। ठीक है, तो इसेंट्रिक लोड की वजह से बेंडिंग और आपका मेंबर में डायरेक्ट स्ट्रेस दोनों क्रिएट हो जाते हैं, याद में रखना है ना। इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से क्या क्या क्रिएट होते हैं बेटा, क्या क्या क्रिएट होते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक बार समझा देता हूँ। इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से क्या होते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस, लिख लो, डायरेक्ट, बराबर राइटिंग नहीं आ रही बेटा, डायरेक्ट स्ट्रेस मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लेना ना, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों क्रिएट होते हैं। ठीक है, किसकी वजह से, किसकी वजह से बच्चे, इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से। इसेंट्रिक लोडिंग क्या होता है, क्या होता है, इट इज नॉट एक्ट सेंट्रली ऑन अ प्लेन, सेंटर पे कभी भी काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, स्ट्रेन के बारे में समझ लेते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज द डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल, है ना, फ्रॉम स्ट्रेस, मतलब कि आपने लोड लगाया आपके बॉडी के ऊपर, ठीक है, ये बॉडी है, इसके ऊपर मैंने ऐसे स्ट्रेस लोड लगा दिया, लोड लगाने के बाद क्या होगा, इसके डायमेंशन में क्या तो कमी आएगी या तो ज़्यादा फैल जाएगी, मतलब डायमेंशन में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। ठीक है, तो चेंज कितना आया, उस चेंज को ओरिजिनल लेंथ के साथ में, वो उसकी जो भी लेंथ होगी, कोई भी एक साइड लेना, या तो विड्थ ले लो, है ना, या तो फिर डेप्थ ले लो, या फिर ये लेंथ ले लो, है ना, या तो ये लेंथ ले लो या तो विड्थ ले लो। ठीक है, तो कोई भी एक डायमेंशन लेना है, तो देखना कि लोड लगाने के बाद विड्थ में कितना चेंज आया है, मतलब कितना सेंटीमीटर कम हुई है, कितना सेंटीमीटर ज्यादा हुई है, अपॉन पहले कितनी सेंटीमीटर की विड्थ थी या लेंथ थी, उससे उसको डिवाइड दे दो, तो वो आ जाती है स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन क्या होगी बेटा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, है ना, तो लेंथ अपॉन लेंथ मतलब ये यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, है ना। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, यूनिटलेस क्वांटिटी, है ना, यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती, कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, दूसरी बात, इसका सिंपल सा फार्मूला देखिए, यहाँ पे क्या है, सिंपली अ रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, इट इज कॉल्ड स्ट्रेन। ठीक है, ई से या एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, यहाँ पे फार्मूला भी लिखा है, देखिए फार्मूला है सिंपल सा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। देखिए ये बॉडी के ऊपर मैंने एक ही साइड काउंट किया, देखिए इतना जो डिफॉर्मेशन, ये खींचने के बाद इतना ज्यादा मेंबर खींचा गया है। ठीक है, इतना पार्ट खींचा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक खींचा गया, इसकी वैल्यू कितनी, डेल एल। तो ये डेल एल अमाउंट जो है वो क्या हुआ है, एलोंगेशन हुआ है, किसमें, इस रॉड में। ठीक है, तो इसलिए डेल एल अपॉन एल, ओरिजिनल लेंथ क्या थी पहले, एल थी इसकी, है ना, ओरिजिनल लेंथ क्या थी इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, एल थी पहले,
ठीक है, तो डेल एल अपॉन एल कर दिए तो आपका आ गया क्या, स्ट्रेन। और ये यही आपकी देखिए जैसे स्ट्रेस का क्लासिफिकेशन हुआ है वैसे स्ट्रेन का भी क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेन है ना, नॉर्मल लोड काम करेगा तो नॉर्मल स्ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे कि क्या क्या चीजें होती है, ध्यान दीजिएगा बेटा। चलिए लेटरल और लीनियर स्ट्रेन की बात करते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेटरल एंड लीनियर। तो याद में रखना कि अलोंग द फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है और उसी डायरेक्शन में आप एलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन मेजरमेंट कर रहे हैं, तो जो भी स्ट्रेन निकल के आएगी वो होगी आपकी क्या, लीनियर स्ट्रेन है। और लीनियर स्ट्रेन को ही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी बोला जाता है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, लीनियर स्ट्रेन को ही लीनियर या इसी को क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल। लिख लेना आप लोग, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं बेटा, एक मिनट, इसको इरेज करता हूं। लीनियर को ही क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोला जाता है। देखिए धीरे धीरे आने लगेगा, सीखने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है, लीनियर को ही क्या बोला जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल, हाँ अब आ गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, लीनियर को ही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोला जाता है। बात समझ में आ गई। चलिए तो देखिएगा यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ इस डायग्राम में कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे फोर्स देखिए इस तरह से लगा है, एक मिनट, यहाँ पे फोर्स इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो इस फोर्स के अलोंग ये इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा, लेंथ है, ये लेंथ है। तो डेल एल अपॉन जो एल होगा वो होगा आपका लीनियर स्ट्रेन, और इसके परपेंडिकुलर ये होगा, डाया में चेंज है ना, तो डेल डी अपॉन डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेटरल स्ट्रेन। मतलब लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, द डिफॉर्मेशन मेजरमेंट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है आपकी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसी है बेटा, है ना, ऐसी है, और डायामीटर कैसा है, ऐसा है। तो डायामीटर देखिए एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए, है ना, तो मेजरमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन परपेंडिकुलर टू द direction of force, it is called lateral strain, and along the force is called linear or longitudinal strain. Understand? I hope कि आप लोगों को इस लेक्चर में सारी चीजें समझ में आई होगी, है ना। इसे अच्छे से लिख लो फार्मूले को। ये यहाँ पे एक टर्म है पॉइजन्स रेशियो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो देख लो क्या होता है, ये थोड़ा समझ लो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से कि क्या होता है पॉइजन्स रेशियो। तो आप लोग ध्यान से इसे देख लो। पॉइजन्स रेशियो क्या है बेटा, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल या लीनियर स्ट्रेन, इन दोनों का ही क्या है, रेशियो है ना। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, देखिए म्यू या फिर न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसको, पॉइजन्स रेशियो को नोट कर ले, म्यू या न्यू से डिनोट करते हैं पॉइजन्स रेशियो को। बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है। चलिए और कोई स्लाइड बची है क्या बेटा, नहीं। चलिए आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग बेटा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब किया करें, है ना, ताकि ज़्यादा रीच बढ़ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, पीपीटी प्रेजेंटेशन के साथ ही, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, आपको लिखने में आसानी हो। तो इसी तरीके से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो बेटा, तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच।